सबसे पहले बात महाराष्ट्र की, जहां चल रहा है किस्सा कुर्सी का, जहां अब तक सरकार का गणित पूरी तरह साफ होता नहीं दिख रहा। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की तिकड़ी ने सरकार की खिचड़ी पका ली है, लेकिन नेताओं के बयान एक सस्पेंस खत्म करते हैं तो दूसरा बढ़ा देते हैं। मुंबई में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की लंबी बैठक के बाद शरद पवार बाहर निकले तो साफ कह दिया कि तीनों दलों में उद्धव ठाकरे के नाम पर सहमति बन गई है। तो यह भी तय माना जाने लगा कि पहली बार महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार सीधे तौर पर सरकार में शामिल होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद पृथ्वीराज चव्हाण सामने आए तो कह दिया कि अभी कुछ मुद्दों पर चर्चा जारी है और कल होने वाली बैठक में सब साफ हो जाएगा। किस कार्यक्रम के आधार पर चलेगा, इसका डिटेल डिस्कशन हुआ और बाकी जो फाइनल करना है इसका ड्राफ्टिंग वगैरह करना है। मुझे लगता है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे, मगर उद्धव ठाकरे के पास है इसमें ये नहीं। कल हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की चर्चा हुई थी और सभी मुद्दों पे हमारी आम राय बन गई थी और आज हम दोनों पार्टियां मिलकर शिवसेना से बातचीत करने मुंबई आए थे। हम तीनों पार्टियों की सरकार स्थापन करने के बारे में और उसके जो भी मुद्दे हैं उन सभी के बारे में चर्चा हुई। चर्चा बिल्कुल सकारात्मक थी। तीनों पार्टियों के शीर्ष नेता उपस्थित थे, लेकिन बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है। कल बातचीत हम जारी रखेंगे। तो कल बातचीत जारी रखी जाएगी। मामला कहां फंसा हुआ है? क्या मुख्यमंत्री पद को लेकर मामला फंसा हुआ है? क्या 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद की मांग एनसीपी तो नहीं कर रही, लेकिन क्या कांग्रेस कर रही है? इसके अलावा क्या होगा महाराष्ट्र के अंदर? इन्हीं तमाम सवालों के जानने के लिए हम सुभाष शुर्के के पास जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि मेरे पास अब तक क्या जानकारी है। मेरी जानकारी के मुताबिक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के लिए राजी हैं। इस बात को कंफर्म किया है संजय राउत ने। संजय राउत का नाम सुबह आया था शरद पवार की तरफ से कि अगर उद्धव ठाकरे नहीं तो संजय राउत बने, लेकिन अब संजय राउत खुद कह रहे हैं कि वो नहीं, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के लिए राजी हैं। कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को ही मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए। इस बात को लेकर कांग्रेस, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, माफ कीजिएगा, एनसीपी के बीच किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आखिरकार ये मामला कहां अटका हुआ है? मामला अटका हुआ है स्पीकर पद को लेकर। स्पीकर पद किसको दिया जाए? स्पीकर पद एनसीपी को दिया जाए, स्पीकर पद कांग्रेस को दिया जाए। अभी तक की खबरों के हिसाब से ये स्पीकर पद कांग्रेस को दिया जाना था और कांग्रेस को दिए जाने को लेकर कुछ मतभेद उभर कर सामने आ रहे हैं। इसीलिए अभी तक ये तय नहीं हुआ कि स्पीकर कौन होगा। स्पीकर को लेकर मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि स्पीकर के हाथ में ही अंततः पावर होता है। अगर दल बदल विधानसभा के अंदर हो और जिस तरह की परिस्थितियां यहां पर हैं, उसको देखते हुए दल बदल होने की संभावना है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और बाकी तीनों पार्टियां कमोबेश 40 और 50 और 50 और 60 के बीच में अटकी है। सीधे चलते हैं सुभाष के पास। सुभाष, मेरी जानकारी यह है कि उद्धव नाना करते राजी तो हो गए हैं, लेकिन मामला भी स्पीकर पद को लेकर फंसा हुआ है। शिवसेना और एनसीपी पूरे मन से कांग्रेस को स्पीकर का पद नहीं देना चाहती, क्योंकि स्पीकर पद ही आगे ये डिसाइड करेगा कि सरकार अंततः किसके चलेगी। स्पीकर पद पर पेश फंसा हुआ है, लेकिन उम्मीद ये है नेताओं को कि जल्दी ये मामला जो है सुलझा लिया जाएगा। और अभी भी खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे और बाकी जो सीनियर नेता है वो अभी भी बैठे हुए हैं और उस पर चर्चा अभी भी जारी है। तो ये चर्चा जो है और कुछ देर तक चलेगी, ऐसा हमें पता चला है। सुभाष, एक बात और समझना चाहूंगा, कल ये नेता फिर मिलेंगे तो ग्राउंड वर्क तैयार करके मिलेंगे? क्योंकि ये नई बात है कि कांग्रेस को स्पीकर पद ना दिया जाए। मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं, क्या उद्धव ठाकरे के नाम को लेकर अब कोई कंफ्यूजन नहीं है? पूरे मन से वो राजी है? उद्धव ठाकरे इनके नाम को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है और अभी पूरी तरह से शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस तीनों नेता इस पर सहमत हो गए। ये इसकी घोषणा गठबंधन के जो सूत्रधार है शरद पवार, इन्होंने की है
तो इसमें बाकी और किसी को आशंका रखने की जरूरत नहीं। अच्छा, मुझे बताइए सुभाष, संजय राउत का नाम सुबह एकाएक कहां से सामने आ गया कि शरद पवार अगर उद्धव ठाकरे नहीं तो संजय राउत को चाहते हैं, कि जबकि संजय राउत हमेशा से दिल्ली की राजनीति करते रहे? दीपक जी, अगर आप शरद पवार इनकी राजनीति देख रहे हैं इतने सालों से, आपको पता है कि शरद पवार जो कहते हैं वो होता है, वो सामने कुछ होता है। पता है कि शरद पवार जो कहते हैं वो सामने कुछ होता है, अंदर में कुछ और होता है। सीधे बात कर सकते हैं आप। शरद पवार इन्होंने ये बात फैलाई और इसके लिए जी बिल्कुल लाइव दिख रहे हैं आप मुझे। तो शरद पवार जो है वो सामने कुछ अलग बात करते हैं और उन्होंने ये कहा इसके मायने ये रखा जाए कि संजय राउत इनका नाम आगे करके शिवसेना के आसपास जो और भी इच्छुक थे उनको दरकिनार किया जाए, क्योंकि संजय राउत कई लोगों को नहीं पसंद नहीं है शिवसेना में। ऐसे में शरद पवार ने संजय राउत का नाम आगे किया तो लोग जाहिर है उन्होंने ये बोलने लगे कि संजय राउत के बजाय उद्धव ठाकरे ही ठीक है। तो मतलब ये गेम शरद पवार ने खेल दिया, लेकिन ऐसे में एकनाथ शिंदे क्या करेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर शिवसेना को तोड़ने की बात करेगी या एनसीपी को तोड़ने की बात करेगी तो उनका जो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन है वो एकनाथ शिंदे पर होगा। क्या एकनाथ शिंदे आने वाले समय में कोई दूसरी या तीसरी नाम सरकार पर बनवा आम सकते हैं? सहमति नहीं बन पाई शिवसेना में। नहीं, उद्धव ठाकरे अगर उस कुनबे के प्रमुख है और ऐसे में शिवसेना का जो सिस्टम है वो सिस्टम काफ़ी पुख्ता है और कोई बाहर जाता है तो वो एक तो बहुत ही मुश्किल होता है उसके लिए राजनीतिक जीवन जीना। आप देखिए छगन भुजबल जैसे नेता ही सर्वाइव कर पाए, बाकी कोई सर्वाइव नहीं कर पाया। सर्वाइव तो नारायण राणे भी कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जैसे नेता जो शिवसेना के संगठन पर सर्वाइव, कुछ चंद नेता है वो आपको बड़े नेता दिखेंगे, उसके अलावा कोई और शिवसेना से कई लोग चले गए लेकिन वो वहाँ पे टिक नहीं पाए राजनीतिक जीवन में। तो ऐसे में बहुत ही मुश्किल होगा। और एकनाथ शिंदे इनकी जो राजनीति है पूरे संगठन पर आधारित राजनीति है, करिश्माई राजनीति नहीं है। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे जैसे नेता उद्धव ठाकरे के साथ रहना और बड़ा होना पसंद करेंगे। आखिरी चीज सुभाष, मैं संक्षेप में जानना चाहूंगा, बहुत सारे लोग जो ठाकरे परिवार को बहुत नजदीकी से जानते हैं वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री का काम जो है 24/7 का होता है और ऐसी राजनीति कभी 24 घंटे लगातार राजनीति ठाकरे परिवार करता नहीं रहा है। क्या उद्धव ठाकरे अपने आप को बदल पाएंगे जैसे आदित्य ने बदला? उद्धव ठाकरे इनको बदलना पड़ेगा क्योंकि उनके जो विरोधी है शिवसेना में ही वो सुबह से पिछले 2 दिनों से यही बात उठा रहे थे कि उनके हार्ट में स्टेंट है, वो 11 बजे उठते हैं, शाम को टहलने जाते हैं और ऐसे में ऐसी ज़िंदगी अगर वो जीना चाहेंगे तो मुख्यमंत्री का काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पिछले 2 हफ्ते से लगातार वरिष्ठ नेता जो है कांग्रेस और एनसीपी के उद्धव ठाकरे को यही समझा रहे हैं और उद्धव ठाकरे भी समझ गए कि अगर उनको लंबी पारी खेलनी है और बीजेपी को अगर दूर रखना है तो ज़रूरी है कि उनको ये जिम्मेदारी जो है वो लेनी पड़ेगी। चलिए, वो लेने के लिए तैयार हो गए। जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे लेने को तैयार है, लेकिन असली मसला अटका हुआ है स्पीकर पद को लेकर, क्योंकि स्पीकर पद एक ऐसी विधानसभा में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जहां पर किसी का भी बहुमत ना हो, क्योंकि अंततः फैसला स्पीकर को करना होता है कि विधायक किस पाले में बैठेंगे, दल बदल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बाद में वो कोर्ट की समीक्षा में जाता है। लेकिन ज्यादातर मामलों में हमने देखा है कि 5 साल की सरकार चल जाती है। कर्नाटक में एक एक्सेप्शन आपको देखने को मिला, उत्तर प्रदेश इसका उदाहरण था, कई सारे और राज्य इसके उदाहरण थे। लेकिन अब बीजेपी क्या करेगी? सबसे बड़ी पार्टी है वो विधानसभा के अंदर, लेकिन उसके बावजूद उसकी सरकार नहीं बनने जा रही। ऐसे में बीजेपी के केंद्र में एलआई, बाकी पॉलिटिकल पार्टी और खुद बीजेपी क्या सोचती है, आइए देखते हैं उनका क्या मानना है इस सरकार के बारे में। और एनसीपी भी शिवसेना के विचारों से तालमेल नहीं रखती। तो विचार और सिद्धांतों के आधार पर ये अलायंस नहीं हुई है, ये अपॉर्चुनिज्म की अलायंस है और ये टिकेगी नहीं और महाराष्ट्र में स्थिर सरकार भी नहीं दे पाएगी। ये एक प्रकार से महाराष्ट्र का काफ़ी इसमें नुकसान होगा अगर होती है तो। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के लिए निश्चित रूप से अस्थिर सरकार ये महाराष्ट्र के लिए अच्छी बात नहीं होगी।
ये सरकार अवसरवादी है। ये सरकार मतलब बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए तीनों एक साथ आए हैं। इनका तालमेल वैचारिक बिल्कुल नहीं है। उसके बावजूद भी जिस बाला साहब ठाकरे ने जिंदगी भर कांग्रेस और एनसीपी का विरोध किया, उसी कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिलाने का जो निर्णय उद्धव ठाकरे जी ने ले लिया है, ये बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा के खिलाफ है। राजस्थान पुलिस एक ऐसा फरमान आया है जिसको सुनकर कम से कम मैं आश्चर्य में पड़ जाऊंगा, क्योंकि राजस्थान पुलिस को अब आपत्ति है इस तरह की दाढ़ी पर। राजस्थान पुलिस को दाढ़ी पर ऐतराज है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि नए फरमान के बाद ऐसा सामने आ रहा है। दरअसल अलवर में 9 मुस्लिम पुलिस वालों के दाढ़ी रखने को लेकर विवाद हो गया है। इन्होंने एसपी से दाढ़ी रखने की इजाजत मांगी तो इन्हें नहीं मिली। विरोध तेज हो गया और अब महकमा बैकफुट पर नजर आ रहा है। दाढ़ी रखने को लेकर अलवर पुलिस में नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल यहां 9 मुस्लिम पुलिसकर्मियों ने एसपी से दाढ़ी रखने की इजाजत मांगी थी, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं दी गई। मुस्लिम समाज के कई लोग अलवर एसपी के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि अगर पुलिस वालों को दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं मिली और अगर एसपी ने अपने फैसले को वापस नहीं लिया तो वो इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। बहुत छोटी सोच के तहत ये फैसला जो इन्होंने किया है और किसके प्रभाव में आकर के किया है, जो बहुत दुखदाई और तकलीफदेह है। मेरी मांग है, मीडिया के माध्यम से मांग है कि आप अपनी गलती में माननीय एसपी साहब सुधार कीजिए। इधर अलवर के पुलिस महकमे में दाढ़ी को लेकर विवाद के बाद एसपी की सफाई भी सामने आई है। उनका कहना है कि अगर फिर से कोई इसके लिए आवेदन करता है तो उस पर विचार किया जाएगा। इसमें लगभग 32 लोगों को परमिशन दी गई थी, जिसमें से जो रिसेंट परमिशन दी गई है वो नहीं विड्रॉ किया गया। रेस्ट ऑफ द परमिशंस वो यथावत है। अलवर एसपी ने जिन पुलिस वालों के दाढ़ी रखने की इजाजत को निरस्त किया है उसमें एक एएसआई और 7 कांस्टेबल शामिल हैं। मामला समुदाय विशेष से जुड़ा है। जाहिर है इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। क्या आप ऑटोमेटिक कार चलाते हैं? क्या आप अपनी कार में लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं? क्या आपको भी स्लिम फिट वाली टाइट जीन्स पहनना पसंद है? अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ है तो ये खबर आपको देखनी चाहिए। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आपने जरा भी लापरवाही बरती तो आपके साथ भी वही हो सकता है जो वेस्ट दिल्ली के सौरभ शर्मा के साथ हुआ। सौरभ पिछले महीने मरते मरते बचे जब वो इन्हीं सब कारणों के चलते पल्मोनरी एम्बोलिज्म का शिकार हो गए। आप लॉन्ग ड्राइव के शौकीन हैं और ड्राइव के दौरान ऑटोमेटिक कार का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि दिल्ली के रहने वाले 30 साल के सौरभ की जान ऐसी ही एक लॉन्ग ड्राइव के दौरान जाते जाते बची। दिल्ली के रहने वाले सौरभ कुछ दिन पहले अपने कुछ दोस्तों के साथ ऋषिकेश गए थे। उस वक्त कार यही ड्राइव कर रहे थे। ऋषिकेश से लौटते वक्त ही कार इन्होंने ही चलाई। सौरभ अगले दिन ऑफिस चले गए, जहां ये बेहोश हो गए। आनन फानन में सौरभ को हॉस्पिटल ले जाया गया। पता चला कि वो पल्मोनरी एल्बोजिम का शिकार हो गए हैं, जिसकी वजह थी वो टाइट जीन्स जो सफर के दौरान इन्होंने पहनी थी। टाइट जीन्स के कारण उनके पैर में ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी। ट्रेनिंग मेरी जो थी वो बहुत टाइट थी, तो काफ की तरफ से वो बहुत टाइट थी। उसमें मेरा जब मैं अपने ट्रैवल कर रहा था 4-5 आवर्स, तो वो मेरी बहुत पेन हो रहा था। मुझे वो समझ नहीं आ पाया, वो छोटी सी पेन है, क्या है, ठीक हो जाएगी। लेकिन उसके कारण मेरे पैर पे एक ब्लड का क्लॉट बन गया जो मेरे लंग्स तक आ गया। और जो मेरे लिए बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट था, शायद मैं बच भी नहीं पाता। असल में ड्राइव के दौरान घंटों तक पैर एक ही पोजीशन में मुड़े रहने और टाइट जीन्स की वजह से सौरभ के पैर में खून सही तरीके से नहीं पहुंच पाया था। इस वजह से ड्राइव करते वक्त सौरभ के लेफ्ट पैर में ब्लड क्लॉट बन गया। ये क्लॉट खून में दौड़ता हुआ पैरों से होते हुए फेफड़ों तक पहुंच गया, जिससे उनके फेफड़ों की आर्टरी में ब्लॉकेज आ गई और उनके हार्ट और ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया। सौरभ की जान बचाने के लिए डॉक्टर्स ने पहले तो सौरभ को ब्लड क्लॉट खोलने की दवा दी और करीब 45 मिनट तक सीपीआर किया। तब कहीं जाकर उनकी सांस वापस आई। इसके 18 घंटे बाद सौरभ ने अपनी आंख खोली। क्या होता है कि जब आपकी लॉन्ग सीटिंग होती है तो आपके पैरों के अंदर जो है क्लॉट बनने की टेंडेंसी सबके अंदर होती है। ऐसा नहीं है, कुछ लोग ज़्यादा उसके अंदर रिस्क पे रहते हैं, कुछ कम लोग रिस्क पे रहते हैं। और बहुत देर तक बैठे रहने से आपका जो गंदे खून का रिटर्न होता है हार्ट की तरफ, जिसे बोलते हैं वीनस रिटर्न, वो राइट साइड की तरफ जाता है आपका। तो वीनस रिटर्न जो है उसका हैम्पर हो जाता है जब आप बहुत देर तक लगातार बैठते हैं, ठीक है। और साथ में अगर आपने टाइट कपड़े पहने हैं या बैंड की तरह कुछ पहना हुआ है तो वो जो और ज़्यादा हैम्पर करता है। और क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं हर किसी की बॉडी के अंदर जो ब्लड को क्लॉट करने के लिए एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अगर आप भी लॉन्ग ड्राइव के शौकीन हैं तो इन बातों का खास ख्याल रखें। आप ऑटोमेटिक कार में लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं तो हर 1 से 2 घंटे बाद ब्रेक लें, रिलैक्स हो जाएं, ड्राइव के दौरान पैरों को हिलाते रहें
टाइट कपड़े पहनने के बजाय कंफर्टेबल कपड़े पहनकर ही गाड़ी चलाएं और ड्राइव के दौरान बीच बीच में पानी पीते रहें ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। सिंपल भाषा में ये बोलूंगा, आपका दिल यहाँ नहीं है, आपका दिल पैरों के अंदर है। क्योंकि हार्ट अटैक बचाना है तभी भी आपको वॉक करनी है, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म से बचना है तभी भी आपको वॉक करनी है। तो वॉक जैसा कि पहले का आइडिया में था ना, वॉक वाइल यू टॉक, तो हमेशा वॉक करते रहें। हर 2 घंटे के अंदर आप जो है 5 मिनट उठें, वॉक कर लें और अपने आप को सुरक्षित रखें। तो डॉक्टर्स की इन सलाहों का ख्याल रखें और सुरक्षित सफर करें। ब्रजभूमि में बंदरों का आतंक इस कदर बढ़ा हुआ है कि लोग डरे सहमे हैं। आते जाते ये बंदर कभी भी किसी पर भी हमला कर देते हैं। महीनों से इनका इलाके में आतंक बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रशासन सख्त एक्शन से बचता रहा है। अब मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने इनके लिए आवाज उठाई है और लोगों के बचाव के लिए बंदर सफारी बनाने की वकालत की है। किसी को दौड़ाया, किसी को भगाया, किसी को सहमाया। अगर आप मथुरा में हैं तो जरा सावधान हो जाइए। अगर आपका ध्यान भटका तो आपकी हालत भी कुछ यूं हो सकती है। मथुरा, वृंदावन और गोकुल में बंदरों के ऐसे हमले के रोजाना कई मामले सामने आ रहे हैं। ब्रजभूमि में आने वाले श्रद्धालुओं को बंदरों के आतंक का सामना करना पड़ता है। मथुरा में बंदर अचानक लोगों पर झपटते हैं और फिर सामान लेकर 9-2-11 हो जाते हैं। कई बार बंदरों के हमले में लोगों को गंभीर चोटों का सामना भी करना पड़ता है। मथुरा में बंदरों के हमले और उनकी सुरक्षा पर अब वहां के बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने आवाज उठाई है। बंदरों की संख्या बढ़ती जा रही है और उसको स्टेरलाइज करने की सोचते हैं, तो स्टेरलाइज किया हुआ जितना भी बंदर है वो बहुत ही वाइल्ड हो जाते हैं और सब लोगों को अटैक करते हैं, लोगों को जानलेवा हमला करते हैं, जिसकी वजह से कई लोग मर चुके हैं वृंदावन में। ऐसी हालत है, इट्स वेरी बैड शेप। हालांकि बीजेपी सांसद ने बंदरों के हमले से लोगों की सुरक्षा के साथ ही बंदरों की सुरक्षा की भी बात उठाई है। उन्होंने सरकार से मंकी सफारी बनाने की मांग की है, जिसमें बंदरों के रहने खाने का पूरा इंतजाम हो। बंदरों को भी हिफाजत से रखना चाहिए, इसके लिए मैंने मांग की है एक मंकी सफारी बनाओ। उसके विषय में सोच रहे हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं, लेकिन बहुत ज़रूरी होना चाहिए। और जितने भी जंगल हैं हमारे देश में उसमें अच्छी तरह से फ्रूट बेयरिंग ट्रीज होना चाहिए। आप देखिए जो भी जंगल है उसमें बबुल का होता है, कांटा वाला, उधर बंदर कैसे रहेगा। सो यू हैव टू रियली प्लांट दिस काइंड ऑफ ट्रीज इनसाइड इन द फॉरेस्ट। इलाके में बंदरों का खौफ ऐसा पसरा है कि लोग खुद ही बचाव के रास्ते ढूंढ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि बंदरों का यह आतंक यहाँ काफी सालों से है, लेकिन कुछ लोग बंदरों की ज्यादा मौजूदगी को धार्मिक एंगल से देखते हैं, इसलिए प्रशासन भी सख्त कदम उठाने से बचता रहा है।